नमस्कार दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देखने में जितनी खूबसूरत होती है पढ़ने में उतनी ही तेज होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक अनजान शहर में जाती है, लेकिन इस लड़की का अंत इतना भयावह होगा शायद किसी ने कल्पना नहीं किया था। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक जिला लगता है नादिया, और इसी नादिया जिले के अंतर्गत रहने वाला कृष्णा दास होता है। कृष्णा दास की पत्नी का नाम होता है काजोल दास, और कृष्णा का टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटी का नाम नोनीता होता है जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष होती है, और बेटे का नाम मोहित दास होता है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष होती है। कृष्णा जो एक बैंक के अंदर नौकरी करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही अपनी नौकरी से रिटायर हो चुका है। कृष्णा के दोनों बच्चे जो पढ़ने में काफी होशियार होते हैं, नोनीता जो कि अपने ही गांव से चित्रकला के एमए तक की पढ़ाई कर चुकी है, तो वहीं देहरादून में रह करके उसकी भाई अध्ययन करता है। नोनीता की जैसी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद से नोनीता अपना एक बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली शहर चली जाती है, और दिल्ली शहर पहुंच करके वहां से पश्चिमी दिल्ली के लाडो सलाई इलाके में एक जानने वाले के माध्यम से एक किराए का कमरा लेती है, और फिर जाकर के वो एक नौकरी की तलाश करती है। लेकिन जब कुछ दिनों तक वो प्रयास करती है और आखिरकार नोनीता को गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल जाती है। नोनीता जब नौकरी करना शुरू करती है, इसी दौरान नोनीता की मुलाकात अभिजीत पॉल से हो जाती है। अभिजीत, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 30 वर्ष, जो खुद कोलकाता शहर का ही रहने वाला होता है। अभिजीत भी दिल्ली के भीतर ही रह करके ग्राफिक डिजाइनर का नौकरी करता है। नोनीता और अभिजीत की जब मुलाकात होती है तो पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन नोनीता और अभिजीत के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के घर परिवार वालों को भी पता चल जाता है। इधर इस बात की जानकारी जब नोनीता के माता पिता को पता चलता है, तो वे लोग भी अपने बेटी का विरोध ही नहीं करते, क्योंकि कृष्णा दास को अपनी बेटी के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि नोनीता ने जो कुछ भी फैसला लिया होगा वो सोच समझ करके लिया होगा। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 22 अक्टूबर की सुबह नोनीता अपने पिता के नंबर पे एक कॉल करती है। कॉल करके कहती है, पापा मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रही हूँ। उत्तराखंड जाने की जब बात अपने पापा से कहती है, कृष्णा अपने बेटी से पूछते है, क्या तुम वहां पे अकेली जा रही हो? इस पे नोनीता अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं पापा, मेरे साथ अभिजीत पॉल भी जा रहा है। 22 अक्टूबर को इस शाम के समय नोनीता फिर से अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि हम दोनों उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और देहरादून में ठहरे हुए हैं। रात जब बीत जाती है, अगली सुबह 23 अक्टूबर को सुबह फिर से नोनीता अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि पापा मैं आज हम लोग चक्राता घूमने जा रहे हैं। नोनीता जब फोन करती है अपने पिता से, जब वो बात करती है उस समय वो काफी खुश होती है। लेकिन 23 अक्टूबर को जैसे ही शाम बीतता है, इधर कृष्णा जब अपने बेटी के नंबर पे कॉल करता है तो अब नोनीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। कई बार फोन करने के बावजूद भी जब नोनीता का फोन नहीं लगता है, कृष्णा अभिजीत के नंबर पे भी कॉल करता है, लेकिन अभिजीत का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। तो उसके बाद से कृष्णा और उसकी पत्नी काफी परेशान हो उठती है। उसके बाद करीब 2 दिनों तक वो कोशिश करते हैं, जब फोन नहीं लगता कृष्णा अपने बेटे को घर पे बुला लेता है और 28 अक्टूबर को अपने बेटे को लेकर के दिल्ली शहर पहुंच जाता है। अब दिल्ली में जब वो पहुंचता है तो साकेत थाने में जाकर के पुलिस प्रशासन को अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है। पुलिस जब पूरी कहानी सुनती है, पुलिस भी नोनीता के नंबर पे कॉल करती है, साथ ही साथ अभिजीत के नंबर पे भी कॉल करती है, लेकिन उस समय भी दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ ही बताता है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन को भी विश्वास हो जाता है कि शायद दोनों के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। इसीलिए पुलिस अब दोनों के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले नोनीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। डिटेल्स को जब पुलिस चेक करती है तो पता चलता है नोनीता के मोबाइल का आखिरी अंतिम लोकेशन उत्तराखंड के चक्राता का ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद से नोनीता का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। उससे पहले नोनीता का मोबाइल का लोकेशन देहरादून और विकास नगर का भी दिखाई पड़ता है। पुलिस प्रशासन जब नोनीता के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है 23 अक्टूबर को नोनीता ने एक नंबर पे आखिरी बार कॉल किया था। पुलिस प्रशासन जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी राजू दास के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। राजू जिसके पिता का नाम होता है मोहन दास, जो चक्राता का ही रहने वाला होता है। पुलिस प्रशासन को जैसे इस तरह के डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाती है और सीधे राजू के घर पे पहुंच जाती है। पुलिस जब राजू से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि राजू एक टैक्सी ड्राइवर है।
पुलिस जब दोनों का फोटो दिखा करके राजू से पूछताछ करती है तो राजू पुलिस वालों को कहता है कि हाँ साहब, मैं ही इन दोनों को अपने टैक्सी में लेकर के चकराता गया था। पुलिस जब राजू से आगे के बारे में पूछताछ करती है तो राजू बताता है कि साहब, मैं उन दोनों को ले जाकर के चकराता में छोड़ दिया था और वहां से मैं वापस लौट गया था। पुलिस प्रशासन राजू से फिर पूछती है कि क्या तुमको पता है कि चकराता में वो कहाँ कहाँ घूमने वाले थे। इस पे राजू पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मुझे ये बात तो नहीं पता, लेकिन दोनों जब टैक्सी के अंदर थे काफी खुश थे। पुलिस राजू से और कई सारे सवाल करती है, लेकिन राजू के पास से भी कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिससे पुलिस प्रशासन इन दोनों के पास पहुंच सके। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के दिल्ली वापस लौट जाती है और फिर जाकर के पुलिस इन दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर डालती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है अगर दोनों कहीं भाग करके गए होंगे, आज नहीं तो कल इन दोनों का मोबाइल जरूर ऑन हो जाएगा। उसके बाद से पुलिस इंतजार करने लगती है। जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, नवंबर का पहला सप्ताह में नोनिता का मोबाइल ऑन हो जाता है। जैसे ही मोबाइल ऑन होता है, पुलिस उस मोबाइल में लगे हुए सिम कार्ड का पूरा डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब सिम कार्ड का डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि वो सिम किसी और का नाम पर नहीं बल्कि राजू के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे इस तरह के डिटेल्स मिलता है, पुलिस एकदम से चौंक जाती है। पुलिस यह सोचने पे काफी मजबूर हो जाती है कि आखिरी बार राजू इन दोनों को लेकर के घुमाने के लिए गया था अपने टैक्सी से, और इतने दिनों बाद नोनिता का मोबाइल राजू के पास कैसे पहुंच गया। पुलिस को जैसे इस तरह के डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस फिर से अपने टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना होती है और 13 नवंबर को उसके घर से अपने कस्टडी में राजू को ले लेती है और फिर राजू से नोनिता और अभिजीत इन दोनों के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो राजू इधर उधर की काफी बातें करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जैसे अपने दबाव देती है राजू पर, आखिरकार राजू अंत में अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करता है। लेकिन राजू जब अपनी पूरी कहानी को बताता है ना, तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। राजू जो कि काफी गरीब परिवार से बहुत तंगहाली में अपने जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन राजू जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपना जीवन यापन करने के लिए अपने खुद की एक टैक्सी चलाने लगता है। हालांकि टैक्सी से भी राजू इतना पैसा नहीं कमा पाता जिससे कि काफी बेहतर तरीके से वो अपना जीवन जी सके, क्योंकि राजू के कुछ गलत लड़कों का संगत भी होता है और फिर उन्हीं के साथ में बैठ करके दारू शराब भी राजू पीने लगता है। राजू के जिन लड़कों के साथ में दोस्ती होती है वो कोई और नहीं होते बल्कि राजू के ही बचपन के दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है बबलू, दूसरे का नाम होता है गुड्डू और तीसरे का नाम होता है कुंदन। ये चार अलग अलग काम तो करते हैं, लेकिन शाम के समय एक दूसरे से ही चारों मुलाकात जरूर करते हैं। शाम के समय जब चारों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जम करके काफी शराब पीते हैं और तरह तरह की तरकीबें नया बनाते हैं कि आखिरकार हम लोग अमीर कैसे बनेंगे। दरअसल चारों के चारों शॉर्टकट रास्ता को चुनते हैं, ऐसा कुछ काम करें जो कम समय में ही हमारे पास ज्यादा संपत्ति हो जाए। इधर 22 अक्टूबर को नोनिता और अभिजीत ट्रेन के माध्यम से जब उत्तराखंड के देहरादून पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में ही होटल में किराए का कमरा लेते हैं और रात को वहीं पे वो दोनों ठहरते हैं। 23 अक्टूबर को सुबह सुबह नोनिता होटल से ही राजू का नंबर ले लेती है और उसे कहते हैं कि हम लोग 2 आदमी हैं, चकराता घूमने जाना चाहते हैं, अब वो टैक्सी तुम लेकर के आ सकते हो। दोपहर के समय करीब टैक्सी लेकर के राजू होटल पहुंचता है और फिर इन दोनों को लेकर के वहीं से चकराता के लिए निकल पड़ता है। ये दोनों जब टैक्सी के अंदर बैठ करके चकराता के लिए निकलते हैं, एक दूसरे से काफी हंसी मजाक बीच में किया करते हैं, जिसको सुनने के बाद राजू को ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों के पास अच्छा खासा पैसा है। चकराता के अंदर जैसे इन दोनों को लेकर के वो पहुंचता है, वहीं पे वो छोड़ देता है और इन दोनों से कहता है कि आप लोग यहीं पे घूमिए, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। वहां से जब राजू अपने टैक्सी लेकर के आता है, आकर के अपने तीनों दोस्तों से मुलाकात करता है और नोनिता और अभिजीत के बारे में बताता है। कहता है कि एक ऐसी पार्टी आज मिली है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर हम इन दोनों को आज लूट लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। लूटने की जब बात ये कहता है अपने दोस्तों से, तो राजू के तीनों दोस्त उसको सुझाव एक देता है कि हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इस पे राजू काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों बंगाल के रहने वाले हैं। जैसे कॉन्फिडेंस दिखाता है, राजू के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। राजू एक जगह को चुनता है और कहता है कि तुम लोग तीनों वहीं पे मेरा इंतजार करना। इधर टैक्सी लेकर के फिर से चकराता में जब वो पहुंचता है, शाम के समय दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से वो रिटर्न हो जाता है। जब दोनों को लेकर के वो रिटर्न होता है, रास्ते में ही अपने तीनों दोस्तों को भी गाड़ी में बिठा लेता है। हालांकि तीनों को जब अपने गाड़ी में बिठाता है, अभिजीत इसका विरोध भी करता है। कहता है कि गाड़ी हमने बुक किया है तो फिर तुमने और सवारी को क्यों बैठा रहे हो। इस पर राजू अभिजीत को जवाब देता है कि दरअसल ये सवारी नहीं है बल्कि मेरे ही गांव का रहने वाला है, थोड़ी से आगे जाकर के इन तीनों को मैं छोड़ दूंगा।
अभिजीत भी राजू की बात को मान लेता है और तीनों को गाड़ी के भीतर बैठा लेता है। गाड़ी जैसे ही वहां से आगे बढ़ती है, जैसे ही एक सुनसान जगह पे पहुंचती है गाड़ी, राजू से कहता है कि क्या अब मैं अपने काम को अंजाम दे। इससे राजू तीनों को समझाते हुए कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा अंधेरा हो जाने दो। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद से राजू के तीनों दोस्त नवनीता के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब नवनीता के साथ छेड़खानी करते हैं, अभिजीत इसका विरोध करने लगता है। लेकिन अभिजीत जब इसका विरोध करता है, तीनों उसको धमकी देते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमको करने दो तुम, वरना यहीं से तुम्हें खाई में फेंक देंगे। इसके बावजूद भी अभिजीत इन तीनों के धमकियों से नहीं डरता है। लगातार जब इनका विरोध करना शुरू करता है, इन तीनों मिलकर के गाड़ी के भीतर ही अभिजीत की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। नवनीता जब अभिजीत को बचाने की कोशिश करती है, नवनीता की भी काफी पिटाई कर देते हैं। उसके बाद से गाड़ी के भीतर ही रस्सी को निकाल करके अभिजीत के गले में लगाकर तब तक जोर से खींच देते हैं जब तक अभिजीत की सांसें थम नहीं जाती। अभिजीत की जैसे ही मौत होती है, इस दुनिया को अलविदा कहता है। उसके बाद से अभिजीत की लाश को वहां से निकालकर पीछे डिक्की में रख लेते हैं, फिर वहां से गाड़ी को रवाना कर देते हैं। उसके बाद से राजू का दोस्त बबलू गाड़ी के भीतर ही नवनीता के साथ में जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। हालांकि जबरदस्ती जब वो करता है, राजू के सारे दोस्त भी मिलकर के उसका साथ देने लगते हैं। लेकिन इधर नवनीता के जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन आसपास में इतना सुनसान जगह, सुनसान इलाका होता है, चाह करके भी कोई उसकी आवाज तक नहीं सुन पाता है। बबलू की हसरतें जैसे पूरी हो जाती है, उसके बाद से सब के सब मिलकर के गाड़ी के भीतर ही नवनीता की भी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के लिए यमुना नदी के पास ये लोग जाते हैं और वहां से सबसे पहले नवनीता की डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक देते हैं। दरअसल उसी यमुना नदी के भीतर अभिजीत की भी लाश को फेंकना चाहते थे, लेकिन उसी समय कोई गाड़ी सामने आ जाती है और फिर ये लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद जैसे ही थोड़ी दूरी के ऊपर जाते हैं, उसके बाद से नौगांव के इलाके के खाई में उसकी भी लाश को फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों का मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर देते हैं। दोनों के मोबाइल से सिम निकाल करके तोड़ करके उसको फेंक देते हैं और मोबाइल लेकर के वहां से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, नवनीता के पिता दिल्ली में पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है। हालांकि पुलिस राजू से पहली बार मुलाकात की थी, तो राजू इतनी सफाई तरीके से पुलिस प्रशासन के सवालों का जवाब देता है कि पुलिस को भी राजू के ऊपर कोई शक नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों का जब समय बीतता है, 30 अक्टूबर को इधर करोल थाने के अंतर्गत अभिजीत की लाश पुलिस को मिल जाती है। क्योंकि अभिजीत के पास से कोई भी एक ऐसा पहचान पत्र नहीं मिल पाता जिससे कि पहचान हो सके, इसीलिए पुलिस उस लाश की पोस्टमार्टम कराने के बाद खुद ही अंतिम संस्कार कर देती है। सच में राजू जब ये पूरी कहानी पुलिस प्रशासन को बताता है, पुलिस राजू के कहने पर उसके तीनों दोस्तों को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है, फिर अपनी टीम के साथ यमुना नदी पहुंचती है। यमुना नदी के अंदर कई सारे गोताखोरों को पुलिस उतरवाती है। गोताखोर अपनी तमाम प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद भी डेड बॉडी बरामद नहीं होता नवनीता की। लेकिन पुलिस भी अपनी जिद से वो पीछे नहीं हटती है। यमुना नदी के करीब करीब 12 किलोमीटर एरिया का पुलिस जाकर के छानबीन करना शुरू करती है। आखिरकार 20 दिनों बाद 13 नवंबर को उसी यमुना नदी से नवनीता की लाश पुलिस प्रशासन को मिल जाती है। लेकिन वो लाश पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी, इन हालत में नहीं थी कि नवनीता की माता पिता उसको वापस अपने साथ घर ले जा सकते। इसलिए नवनीता के माता पिता भी नवनीता की लाश को अंतिम संस्कार वहीं कर देते हैं। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, सच्चाई जब लोगों को पता चलता है, तो लोग जम करके विरोध करना शुरू करते हैं। खास करके राजू के इलाके के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि जितने भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस वालों ने इन तमाम आरोपियों के ऊपर गिरफ्तार करके इन पे हत्या जैसे मामला में एफआईआर दर्ज करके सबको जेल भेज दिया। पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।